चलिए अब एक बात आप पहले लिख लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आते हैं। और वो है, मैंने बताया था दो तरह के बोरोइंग्स होते हैं, एक स्पेसिफिक और एक जनरल बोरोइंग। तो आप बोरोइंग कॉस्ट इन केस ऑफ स्पेसिफिक borrowing और इन केस ऑफ जनरल बोरोइंग्स, इन दो केस में हम कैसे करेंगे। वैसे थ्योरेटिकल पढ़ा था, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता देते हो। स्पेसिफिक बोरोइंग्स क्या होते हैं, ठीक है, यहां पर फंड बोरोड फॉर स्पेसिफिक क्वालिफाइंग असेट। किसी स्पेसिफिक असेट के लिए अगर आपने फंड बोरो किया है तो वो स्पेसिफिक बोरोइंग है। तो इस केस में आपको क्या करना है, बोरोइंग कॉस्ट इक्वल टू इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड जो भी बोल सकते हैं, माइनस इनकम फ्रॉम, इनकम कौन सी थी याद करो, फ्रॉम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट फंड। इस फंड को मैंने कहा था थोड़े दिन के लिए हम कहीं लिक्विड फंड वगैरह में लगा देते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, है ना, फिर उसमें से यूज करते जाते। तो एक तरफ इंटरेस्ट, बैंक वाले इंटरेस्ट लेंगे, बैंक वालों ने आपको 5 करोड़ रुपए दिए, आपने उसमें से थोड़ा बहुत पैसा, कोई एक साथ तो लगना नहीं सारा पैसा, धीरे धीरे लगता है। तो आपने सोचा कि एक दिन का भी इंटरेस्ट क्यों छोड़े हम, तो हमने उसको शॉर्ट टर्म एफडी करवा दी या हमने लिक्विड फंड में डाल दिया। अब जब खर्चा होगा तब निकालते जाएंगे और लगाते चले जाएंगे। तो करंट अकाउंट में क्यों रखें, करंट अकाउंट में तो कोई ब्याज ही नहीं मिलता है। सेविंग में रख सकते हो, सेविंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलेगा तो वो इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। तो नेट बोरोइंग कॉस्ट आप कैपिटलाइज कर सकते हो। तो बोरोइंग कॉस्ट इसे कहें, ठीक है। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरेस्ट सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है आपका, चलो इंटरेस्ट का नहीं बताता हूं मैं, क्योंकि इंटरेस्ट तो आप नॉर्मल जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे, लोन अमाउंट इनटू पीरियड, वही सिंपल इंटरेस्ट पीआरटी, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम। इधर आते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग्स। ये खास है, स्पेसिफिक बोरोइंग्स मींस फंड बोरोड फॉर मल्टीपल पर्पस and may be used in qualifying asset, in construction, production या acquisition of qualifying asset। तो इसमें दो तरह के होंगे, इसमें दो तरह के, बस यही सीखने लायक बात है। ये तो कुछ खास नहीं, तो डायरेक्ट रहेगा, जितने का लोन है उसका इंटू कर देंगे परसेंट से इंटू मंथ, क्योंकि ये इस फंड का कहीं और यूज ही नहीं करा, तो कहीं और अलोकेशन करने की जरूरत ही नहीं। और यहाँ क्या प्रॉब्लम है, एक लोन को आपने अलग अलग जगह अलोकेट कर दिया, तो फिर आपको, और हर असेट क्वालिफाइंग तो होगी नहीं। मान लो एक बड़ा सा लोन लिया 50 लाख का, 50 लाख में से एक मैंने 1/5 पार्ट क्वालिफाइंग असेट पे लगाया, ठीक है, थोड़ा बहुत व्हीकल पे लगाया, थोड़ा स्टॉक पे लगाया, तो बात है कि कैपिटलाइजेशन सिर्फ किस पे होगा, क्वालिफाइंग असेट, तो मैं उस लोन को अलोकेट कर दूंगा। तो यहां पर आपको दो बात सीखना है। नंबर 1, सिंगल रेट बोरोइंग, ये यूं कह सकते हैं कि आपके पास जितने भी बोरोइंग्स है, जनरल पर्पस बोरोइंग्स है, ओडी लिमिट है, सीसी लिमिट है, डिबेंचर्स है, वर्किंग कैपिटल, अदर लोन है, सब एक ही परसेंट के 10 या कुछ भी, ठीक है। तो मैं उन सबकी एवरेज रेट निकालूंगा तो भी 10% आएगी ना। इसलिए अगर सिंगल रेट बोरोइंग हुआ तो आप सिंपल ये करोगे, क्या करोगे, बोरोइंग कॉस्ट कितनी मानेंगे हम, तो एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन क्वालिफाइंग असेट। अब ये लोन अमाउंट तो लूंगा नहीं, लोन तो 50 लाख रुपए का था, और 50 लाख का 10% इंटू 10 महीने मान लो, तो जनरल इंटरेस्ट ऐसे निकलता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, यहां से निकल। लेकिन यहां क्या रहेगा कि सारा का सारा पूरा 50 लाख का लोन ही आपने असेट पे खर्च किया, इसलिए एक्सपेंडिचर भी 50 लाख, लोन भी 50 लाख। लेकिन जनरल पर्पस बोरोइंग में क्या होगा कि आपने लिमिट बनवाई 50 लाख रुपए की,
उस 50 लाख रुपए में से कभी आप स्टॉक खरीद लेते हो, कभी आप क्वालिफाइंग एसेट खरीद लेते हो। तो फिर मैं इस 50 लाख पे कैसे निकालूंगा इंटरेस्ट? 50 लाख में से 10 लाख अगर मैंने क्वालिफाइंग एसेट पे खर्च किए, बाकी 40 लाख मैंने अदर एक्सपेंसेस किए जो नॉन क्वालिफाइंग एसेट पे, तो उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज क्यों होगा? तो हम सिर्फ कौन सा लेंगे? क्वालिफाइंग एसेट वाला। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्वालिफाइंग एसेट आउट ऑफ बोरिंग इनटू रेट इनटू पीरियड। अंतर समझ में आया? ये सेम इस तरफ भी होगा। इधर क्या होगा? इधर जनरल पर्पस बोरिंग of more than 1 rate, या ऐसा लिख सकता हूं ऑफ डिफरेंट रेट। अलग अलग रेट के बोरिंग है। एक मैंने ओडी लिमिट ले रखा हो 10% का, डिबेंचर इश्यू किए वो 7% के हैं, सीसी लिमिट बनवाई वो 11% की। अब ये सारा पैसा, ये सारा जनरल पर्पस बोरिंग जो है, इसका मल्टीपल यूज है। कभी मैं गुड्स खरीद लेता हूँ, कभी सप्लायर को पेमेंट कर देता हूँ, कभी वेजेस का पेमेंट करता हूँ, कभी क्वालिफाइंग एसेट जहां बन रही कंस्ट्रक्शन वहां पैसा खर्च करता हूँ, और कभी कभी इस अकाउंट में से करता हूँ, सीसी लिमिट में से, कभी ओडी लिमिट में से कर देता हूँ, कभी डिवेंचर्स वाले पैसे में से करता हूँ। तो अब ये तो मिक्स हो गया ना। या तो आप एक एक चीज का हिसाब रखो कि इतना इसमें से, इतना इसमें से, इतना इसमें से, तो बोरिंग का अलग अलग निकल आएगी। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं, इसलिए एएस में एक वर्ड बताया था मैंने आपको, कैपिटलाइजेशन रेट। किस चीज का? कैपिटलाइजेशन रेट। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन रेट क्या होती है? इतना लिख लिया आपने, मैं अलग से लिखवा देता हूं, ऊपर जगह कम है यहां पर। तो जनरल पर्पस बोरिंग ये हटा देता हूं सारा। तो कैपिटलाइजेशन रेट क्या निकालेंगे हम? कैपिटलाइजेशन रेट मीन्स एवरेज, वेटेड एवरेज मीन्स वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट। कैपिटलाइजेशन रेट का कोई अलग से कोई मीनिंग नहीं है। कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब है कि जो आपकी रेट है, इंटरेस्ट रेट, अब इंटरेस्ट रेट 3 हो गई, तो तीनों का वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट। तो फॉर्मूला इसके नीचे लिख लेंगे हम, इक्वल टू इंटरेस्ट रेट कैसे निकालते हैं, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो जनरल सेंस वाली बात है कि अगर मैंने किसी 10,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया 1 लाख में, तो ये 10% इंटरेस्ट हो गया, फॉर्मूला ये ना। तो वैसे ही वहां पर भी करना है, इंटरेस्ट accrued during the period on all borrowings interest accrued during the period on all borrowings, जितने भी borrowings हैं उन सबका इंटरेस्ट during the period, ड्यूरिंग द ईयर वर्ड नहीं लिखता मैं, ड्यूरिंग द पीरियड बोल रहा हूँ। 2 महीने 4 हो सकता है, सीसी लिमिट 4 महीने पहले की है, डिवेंचर 10 महीने पहले की, तो इस पे 4 महीने का इंटरेस्ट, उस पे 10 महीने का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अक्रूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑन ऑल बोरिंग्स डिवाइडेड बाय, ये क्या था? प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, यानी कि फंड बोरोड इनटू पीरियड fund borrowed into period plus other fund into period plus so on। सर ये क्या लिख दिया? तो बताता हूं मैं कि इस केस में आपके पास एक नहीं 3-4 लोन हो सकते हैं ना। बात तभी की कर रहा हूं, सिंगल लोन हुआ तो फिर ये सब कुछ करना ही नहीं है आपको। जनरल पर्पस लोन भी है और एक ही है, तो एक ही रेट होगी, तो उसमें एवरेज क्या निकालना? तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन कर दोगे आप। ऐसे यहां पर, अब यहां पर आपके पास लोन ज्यादा है, तो इसका मीनिंग मैं समझाऊंगा। फिलहाल आपको क्या करना है कि अब बोरिंग कॉस्ट क्या होगी? बोरिंग कॉस्ट मीन्स होगा आपका एक्सपेंडिचर इंकर्ड
ऑन क्वालिफाइंग असेट आउट ऑफ बोरिंग्स इनटू, अब रेट कौन से लगाएंगे यहां पर, ये तो सिंपल रेट थे, यहां पर हम लगाएंगे ये वाले कैपिटलाइजेशन रेट, वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट, वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट। और एक्सपेंडिचर में इनटू पीरियड से होगा, तो एक्सपेंडिचर यानी कि हम इसको ऐसा कर लेते हैं, इनटू पीरियड ही रहेगा, लेकिन पीरियड का इनटू पहले से ही कर देना है इसमें, इनटू पीरियड। तो ये एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन क्वालिफाइंग एसेट आउट ऑफ बोरिंग इनटू पीरियड, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, और रेट लगा देना है बस। तो इस केस में थोड़ा सा अलग याद रख लो, आप बाकी सब आपका सिंपल वो पीआरटी वाले कंसेप्ट पे लग लो। अब कैसे इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच समझते हैं, इसको समझने के लिए आप आए पेज नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर। स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन नंबर 1 है आपका, पेज नंबर 3.134 पर। एक्स लिमिटेड began construction of a new building on 1st January 2016। एक बात का ध्यान रखें कि ये डेट वाले क्वेश्चन रहेंगे, इसमें डेट लिखना बहुत जरूरी है। तो कब स्टार्ट किया इन्होंने कंस्ट्रक्शन, 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 को स्टार्ट किया। It obtained 1 lakh special loan to finance the construction of building on 1 जनवरी। इसी दिन, सेम डे, इसी दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, कमेंस हुआ, और इसी दिन आपने एक स्पेसिफिक लोन लिया। ये स्पेसिफिकली इस असेट के लिए लिया, तो ये तो स्पेसिफिक लोन हो गया, इसका कोई और अदर यूज नहीं है, तो ये जनरल लोन नहीं, ये स्पेसिफिक लोन हुआ 1 लाख रुपए, और सेम डेट पे लिया 1 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। द कंपनीज अदर आउटस्टैंडिंग 2 नॉन स्पेसिफिक लोन्स, 2 जनरल पर्पज लोन है इनके, ये तो स्पेसिफिक लोन हो गया। जनरल लोन कितने हो गए इनके, अदर जनरल पर्पज, नॉन स्पेसिफिक लिखा है, नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये कि स्पेसिफिकली इसके लिए नहीं, बहुत सारी चीजों के लिए हो सकता है। 5 लाख और 9 लाख 2 लोन है, 5 लाख का है 11%, 9 लाख का है 13%। ठीक है। एक्सपेंडिचर दैट वर मेड ऑन द बिल्डिंग प्रोजेक्ट वर एज अंडर। अब एक्सपेंडिचर कितने हुए ये देखते हैं। अब यहां जनरल पर्पस लोन अगर एक ही रेट का होता तो मुझे एवरेज लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना, एवरेज लगाने की जरूरत नहीं थी, ये 10% का ही रहेगा बस बात। लेकिन जनरल पर्पस लोन जब मोर देन 1 हो, एक से ज्यादा हो, और डिफरेंट रेट वाले हो, तो फिर आपको एक कैपिटलाइजेशन का झंझट आएगा। तो अपने माइंड में पहले सेट कर लें कि कैपिटलाइजेशन सिर्फ उस केस में करना है, बस बाकी क्वेश्चन सब सिंपल। सिर्फ कैपिटलाइजेशन वाले क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करने पड़ते हैं, बाकी सब बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब आपने उस बिल्डिंग पे एक्सपेंडिचर स्टार्ट किए, तो देखो ये सब लोन स्टार्टिंग की दे रखे हैं, इसका मतलब इंटरेस्ट तो स्टार्टिंग से ही लग रहा होगा। तो बोरिंग कॉस्ट बीइंग इंकर्ड, 3 कंडीशन पड़ी थी ना, तो बोरिंग कॉस्ट तो इंकर्ड हो ही रही है। एक्सपेंडिचर बीइंग इंकर्ड, एक्सपेंडिचर भी हो रहे हैं, आप ध्यान से देखो। जनवरी में हुए 2 लाख रुपए, फिर अप्रैल में हुए आपके 2,16,000 नहीं 50,000, जुलाई में हुए 450, जुलाई में हुए 450, और दिसंबर में हुए आपके 1,20,000, टोटल मिलाकर जो भी बचा। बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड बाय 31 दिसंबर 2016, इस ईयर एंड में 31 दिसंबर को आपकी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, बिल्डिंग कंप्लीटेड। ठीक है, तो विच टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, सो इट इज क्वालिफाइंग असेट, पहली बात तो ये। ठीक है, और बिल्डिंग में तो वैसे भी हमेशा कहा मैंने क्वालिफाइंग असेट ही होगा, भले 2 महीने लगे 4 महीने, 4 महीने को भी आप सब्सटेंशियल पीरियड मान सकते हो। फॉलोइंग द प्रिंसिपल प्रेस्क्राइब्ड इन S16 बोरिंग कॉस्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड एंड पास वन जर्नल एंट्री फॉर कैपिटलाइजिंग द कॉस्ट ऑफ बोरिंग कॉस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग। तो एक एंट्री आखिरी में देंगे, बेटे कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब कैलकुलेशन का तरीका समझना, स्टेप समझना। नंबर 1, पहली बात, फर्स्ट स्टेप,
आप चाहें तो इस क्वेश्चन में स्टेप लिख लेना, बुक के हिसाब से नहीं करना है। पहले तो आपको हमेशा एग्जाम में डायग्राम बनाना। हालांकि ये क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हुआ है, क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज। तो अब आपको यहाँ पर वो सब थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं कि क्वालिफाइंग असेट वगैरह, वो क्वेश्चन अलग टाइप के आएंगे जहां पर आपको वो नोट डालना जरूरी होगा। वो तब डालना चाहिए जब आपके क्वेश्चन में क्वालिफाइंग असेट भी नॉन क्वालिफाइंग भी, तो आपने इसको लिया और इसको छोड़ दिया, तो क्यों छोड़ दिया, तो वहां क्वालिफाइंग असेट की वो 2 लाइन की डेफिनेशन डाली। बड़ी क्वेश्चन तो इस बात का है ही नहीं, ये तो कैलकुलेशन का सीधे। अब कैलकुलेशन कैसे करना है, तो कैलकुलेशन करते समय पहले तो आपका ये वर्किंग नोट हो गया पूरा। अब आप स्टेप नंबर 1 लिखेंगे, या हेडिंग क्या लिख लेंगे, व्हेन मोर देन 1 जनरल पर्पस बोरिंग्स having different interest rate, then we have to calculate weighted average interest rate and weighted average capitalization rate। तो रीजन एक बार और लिखवा दिया मैंने क्यों कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 ये रहेगी इसमें कि कैपिटलाइजेशन रेट निकालोगे आप। कैपिटलाइजेशन रेट निकालेंगे मीन्स वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट निकालेंगे। तो रेट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको याद है, इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पीरियड। तो इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पीरियड फॉर्मूला है अपना इंटरेस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय, मैंने यहां लिखवाया था फंड इनटू पीरियड प्लस फंड इनटू पीरियड एंड सो ऑन। फॉर्मूला लिख लेना एक बार। अब इंटरेस्ट 5 लाख रुपए का 11%, 5 लाख का 11% जो होगा वो 55,000 हुआ साल भर का, क्योंकि इसका डेट कहां दे रखी है। अगर ये डेट दी होती कि अप्रैल में लिया तो फिर मैं 9 महीने का निकालता, अप्रैल से दिसंबर। ये मई में लिया है तो अलग निकालता, तो दिया हो तो बराबर निकालना। यानी आपको सिंपल इंटरेस्ट जो ऊपर निकालना वही पीआरटी के हिसाब से ही निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। 55,000 प्लस एक और इंटरेस्ट कितना है, 9 लाख का 13%। तो 9 लाख का 13% आपका हो जाएगा 13%, 1,17,000, 1,17,000। ठीक है, इंटू 100 तो होना ही है। अब डिवाइडेड बाय मैंने ये क्या लिखवाया था, ये मैंने लिखवाया था कि ये फंड 5 लाख रुपए का जो है आपके पास, और ये जो एक और फंड है आपके पास कितने का, 9 लाख रुपए का, ये कितने पीरियड तक आउटस्टैंडिंग रहा। तो आपको इसको कैसे पहचानना है कि ऊपर आपने इंटरेस्ट लिया पूरे 12 महीने का, तो नीचे भी आप वेटेड एवरेज की बात कर रहा हूं, वेट जो दोगे फंड में, ये पीरियड जो है वेट है, ये पीरियड क्या है, ये वेट। तो वेट देंगे हम 12/12। क्यों, क्योंकि ये पूरे 12 महीने का लिया। सर कुछ और होता तो क्या करते, तो सुन लेना, आप बात समझ लेना। अगर मान लो यहां पर कुछ और होता तो हम ये करते, सपोज ये 4 महीने का और ये 10 महीने का, सपोज ऐसा मान लेते हैं 4 मंथ। ये अभी लिया हमने 4 महीने पहले, ठीक है, और ये हमने 10 महीने पहले लिया है। तो इस 5 लाख रुपए पर आप 11% से 4 महीने का इंटरेस्ट निकालते, और इस 9 लाख रुपए पर 13% से आप 10 महीने का इंटरेस्ट निकालते। ऐसे ही करते ना। तो इंटरेस्ट अक्रूड ड्यूरिंग द पीरियड तो ऐसे निकालते, ड्यूरिंग द पीरियड। पीरियड का मतलब वही कि जिस पीरियड का लोन है उस पीरियड का, 4 महीने का लोन है तो 4 महीने के हिसाब से सारे इंटरेस्ट जोड़ देते ऑन ऑल बोरिंग्स, 2, 3, 4 जितने जनरल पर्पस बोरिंग सबका एक साथ, क्योंकि सबका वेटेड एवरेज निकालना। अब डिवाइड क्या करते, तो डिवाइड ये करते कि 5 लाख रुपए जो है ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग कितने महीने रहे, 4 महीने रहे, और ये 9 लाख जो है ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग कितने महीने रहे, 10 महीने इंटू 100। ऐसे समझा, मतलब मैचिंग कर दो, जितने महीने का ऊपर इंटरेस्ट निकाला है उतने ही महीने का नीचे वेट दे दो, जितने महीने का इंटरेस्ट निकाला उतने महीने का वेट दे दो। यानी आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पूरा प्रिंसिपल अमाउंट नहीं लेना है, वो प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग लेना है, जितने पीरियड आउटस्टैंडिंग रहा। 4 महीने तो 4 से वेट दे दिया आपको। अब इसको कहते हैं वेटेड एवरेज रेट। तो ये ऐसा इससे लिखा, फंड इंटू पीरियड, फंड इंटू पीरियड प्लस फंड इंटू पीरियड, फंड इंटू पीरियड
एंड सो ऑन, मतलब और होते तो और लिख देता। डिबेंचर भी जनरल पर्पज में आ जाते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्चुअल है वो एक्चुअल पीरियड का, और फंड आप इस तरीके से। अब ऐसा करने के बाद वेटेड एवरेज क्या आता है देखते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। आप चाहो तो इफ करके लिख लेना, इफ देयर इज डिफरेंट पीरियड देन द कैपिटलाइजेशन रेट मे बी कैलकुलेटेड एज अंडर। सपोज इफ द फंड फर्स्ट जनरल बोरोइंग इज फॉर 4 months एंड सेकंड जनरल बोरोइंग इज फॉर 10 months, then interest average interest rate would be this. तो फिलहाल आप फिलहाल तो मैचिंग बराबर हो गई, मैचिंग बराबर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पर भी अगर मैं पूरा लिखता हूं तो यहाँ 5 लाख रुपए पे 11% आया 12 महीने का, और 9 लाख रुपए पर 13% आया 12 महीने का, है ना। तो इसलिए ये 55,000 हो गए, ये 1,17,000 हो गए, एक स्टेप बढ़ा दी मैंने। तो जैसा ऊपर लिखा वैसे ही नीचे वेट दिया, है ना। वेटेड अब 12 से 12 तो कट गए, तो ये हो गया 14 लाख, 14 लाख इंटू 100। तो एवरेज रेट अब निकाल लेते हैं, 55,000 डिवाइडेड बाय 14 लाख, ये हो गया आपके 12.285%, ये आपकी वेटेड एवरेज रेट होगी, ठीक है। अब इसका यूज क्या, तो पहले स्टेप समझना। फर्स्ट स्टेप, वेन एवर डिफरेंट रेट इन जनरल पर्पस बोरिंग्स, देन फर्स्ट स्टेप टू कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन रेट, जो बहुत ही मतलब अब आपको ये दोनों रेट नहीं दिख रही, अब आपको ये लग रहा है कि पूरा जो है ये 12.285 रेट का बोरिंग्स है। इन दोनों की इंटरेस्ट रेट सेम कर दी हमने, ये 12% सेम कर दिया एवरेज रेट। स्टेप नंबर 2 पर आए। स्टेप नंबर 2 में आपको ये करना रहेगा, स्टेप नंबर 2 में हम वेटेड एक्सपेंडिचर्स लिखा, एक्सपेंडिचर इनटू पीरियड। कितने एक्सपेंसेस हुए थे इस क्वेश्चन में, उन्होंने लिखा था जनवरी में हुआ, लेकिन जनवरी की डेट नहीं दी थी कि 1 जनवरी को होगा कि 31 को। तो आप तो बिगनिंग में मानो ना सभी। तो सबसे पहले 2 लाख रुपए खर्च हुए जनवरी में, जनवरी मतलब 1 जनवरी, तो ये 2 लाख रुपए पूरे 12 महीने, ये 2 लाख रुपए पूरे 12 महीने। क्या मतलब, एक्सपेंसेस इनटू पीरियड। अब यहाँ लोन का पीरियड नहीं, एक्सपेंसेस का पीरियड, क्योंकि अगर ये 2 लाख स्टार्टिंग में खर्च होगा होंगे तो बोरिंग कॉस्ट बीइंग इंकर्ड, एक्सपेंसेस बीइंग इंकर्ड, ठीक, खर्चा हो रहा है। और अपना कैपिटलाइजेशन का रूल क्या है, कैपिटलाइजेशन का रूल ये है कि आपके एक्सपेंसेस भी इंकर्ड होंगे तो ही बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब ये खर्चे बाद में हुए, तो क्या आप ऐसा करोगे कि इन सारे एक्सपेंसेस पे टोटल स्टार्टिंग से कैपिटलाइजेशन कर दो? नहीं ना। 2 लाख यहां हुए तो 2 लाख का कैपिटलाइजेशन यहां से शुरू हो जाएगा, तो इस पे कैपिटलाइजेशन कब तक चलेगा? 12 महीने तक। अप्रैल में 2.5 लाख खर्च की, तो एक्सपेंसेस बीइंग इंकर्ड यहां से स्टार्ट हुए, तो 2.5 लाख पे आगे 9 महीने तक का चलेगा। फिर जुलाई में 4.5 लाख रुपए खर्च किए, तो जुलाई से दिसंबर तक का 6 महीने का चलेगा। तो एक्सपेंसेस इंकर्ड होते आएंगे, क्योंकि हुए किस में से होंगे? हुए इन 3 फंड में से ही होंगे, या तो इसमें से या इसमें से या इसमें से। पैसा इसमें से विड्रॉ हुआ होगा, ठीक है, खर्च हुआ, लेकिन पैसा विड्रॉ हुआ, लेकिन हमने क्या पढ़ा था, एक्सपेंसेस होना मैंडेटरी है। सिर्फ लोन लेके बैठ गया तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती। लोन लेके आप बैठ गए, खर्चा नहीं किया इस महीने में, आप बताओ 1 जनवरी को लोन तो सारा ले लिया आपने, सब थे 9 लाख 5 लाख 1 लाख इतने लोन थे आपके, और ये लोन आप दूसरे यूज में भी लेते थे, लेकिन क्या आपने पूरा एक्सपेंडिचर किया? नहीं किया। तो लोन पर इंटरेस्ट तो लग रहा होगा आपका, इस महीने में भी लगा होगा, यहाँ सब जगह लगा होगा, लेकिन उसमें से एक्सपेंडिचर आपने सिर्फ 2 लाख की, तो जितने एक्सपेंडिचर किए बस उस पर ही कैपिटलाइजेशन होगा। इसलिए मैंने आपको कैपिटलाइजेशन में नीचे बोरोइंग कॉस्ट का फॉर्मूला लिखवाया था। बोरोइंग कॉस्ट इक्वल टू क्या लिखवाया था? एक्सपेंसेस आउट ऑफ लोन इनटू रेट और इनटू पीरियड। तो एक्सपेंसेस में सीधे लोन भी लिखवा सकता था, इंटरेस्ट निकालना बहुत आसान है, 1 लाख इंटू 10%, 5 लाख इंटू 11%, 9 लाख इंटू 13%। नहीं, इनमें से आपने खर्चा कितना किया ये इंपॉर्टेंट है।
इसलिए जो स्टेप वाइज बता रहा हूं सबसे बड़ा तरीका है याद रखने का ये एक्सपेंसेस बीइंग इनकर्ड। तो पहले आपने 1 जनवरी को एक्सपेंसेस किए 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए पे 12/12 यानी 2 लाख रुपए का खर्चा होगा। फिर 2.5 लाख अप्रैल में 1 अप्रैल को 2.5 लाख पर 9 महीने का खर्चा कर देते हैं। फिर जुलाई में 1 जुलाई मानते हैं 4,50,000, इस पर आप कितना 6 मंथ का, ठीक है, ये 2,25,000 हो गए। फिर दिसंबर में 1 दिसंबर को, दिसंबर 1 ही मानेंगे सब, 1,20,000 1 महीने का, ठीक है। तो 2.5 लाख इंटू 9/12 ये हो गया 1,87,500 और यहां पर दिख ही रहे हैं 10,000। तो टोटल वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर जो है वो ये है, ठीक है। अब इन एक्सपेंडिचर का टोटल लगा लेता हूं मैं, तो टोटल चलो देख लेते हैं फटाफट से हम। 622,500 ये टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब इस 6,22,000 की जो टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स आए, आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं लिखा मैंने, तुमको लगेगा लायबिलिटी होगी। टोटल वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर्स आउट ऑफ लोन, ठीक है। तो इसके अब 2 हिस्से करना है। ये जो पैसा खर्च हुआ इसमें से आपने ये वाला लोन भी यूज किया होगा और ये भी, तो ये तो स्पेसिफिक था ना, पूरा का पूरा बिल्डिंग पर ही हुआ। तो पहले क्या अलग करना चाहेंगे, ये कि हमेशा स्पेसिफिक लोन। तो इसमें से आप स्पेसिफिक लोन को तो अलग ही कर दो आप। ये एक्सपेंडिचर जो आपने 6,22,000 किए, इसमें से आउट ऑफ ये एक्सपेंसेस आउट ऑफ स्पेसिफिक लोन 1 लाख, तो उसका 10% 10,000 रुपए, ये तो पूरा बोरिंग कॉस्ट कहलाएगा, ये तो अलग ही कर दो। ये तो स्टार्टिंग से लोन ले लेता फर्स्ट, है ना, 10% इंटू 12/12, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो मैंने इस केस में आपको सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिखाया, कुछ भी झंझट नहीं बताई मैंने, कोई वेटेड एवरेज कुछ भी नहीं, इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पीरियड, बस इतना सा बोलो। जितने महीने का लोन उतने महीने का इंटरेस्ट निकालो, बात खत्म हो जाती है। अब बाकी का जो किया होगा एक्सपेंसेस, वो किस में से किए होंगे, एक्सपेंसेस आउट ऑफ जनरल पर्पस बोरिंग्स, जनरल लोन, जनरल पर्पस, इनमें से क्यों, बट किस में से किए पता नहीं, इसमें से कि इसमें से, इसीलिए तो वेटेड एवरेज निकल रहा है। कि आपको थोड़ा सोचना है कि इसमें से कोई एजम्पशन नहीं लेना है। एजम्पशन लोगे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन कितने सारे बन जाएंगे। कोई बोलेगा सर 5 पहले खर्च किए फिर ये किए, कोई बोलेगा सर ये किए पहले फिर ये किए, कोई बोलेगा सर 1 लाख पहले इसमें से किया फिर इसमें से किया, बहुत सारे। इसलिए आपको ये करना है कि जो भी बैलेंसिंग अमाउंट आया, कितना है 5,22,500, मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, क्या लिखवाया मैंने फॉर्मूला, एक्सपेंडिचर इनटू पीरियड, ये लिखवाया एक्सपेंडिचर इनटू पीरियड इनटू कैपिटलाइजेशन रेट 12.285, 522,500 12.285, 64,189 ये बोरिंग कॉस्ट, ये बोरिंग कॉस्ट। देख लो सॉल्यूशन यहां, टोटल मिला के 74,189। 2 स्टेप, सुनना ये बात। अच्छा एक बात और समझा दूं मैं, चलो सिंपल वे में क्वेश्चन होता है, तो आप इंटरेस्ट कैसे निकालते कि मैंने लोन लिया, लोन लेने के बाद मैंने इस पर लगाया पैसे, कितने 2 लाख, ये लोन लिया मैंने और ये लोन पे मैंने इस 2 लाख पे लगाया, चलो आगे का कुछ है ही नहीं, भूल जाओ फर्दर के लिए। तो बोरिंग कॉस्ट बीइंग इनकर्ड, एक्सपेंसेस बीइंग इनकर्ड, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक्सपेंडिचर होना जरूरी है। लोन भले ज्यादा हो लेकिन एक्सपेंसेस कम किया, तो जितना एक्सपेंसेस किया है उतने पे ही तो ब्याज कैपिटलाइज हो पाएगा। बैंक वाले पूरा इंटरेस्ट लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। बैंक वालों ने एग्जैक्टली इंटरेस्ट कितना लिया होगा, इस पे 10,000 लिया होगा, इस पे 55,000 लिया होगा, इस पे 117 पूरा लिया होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं उसमें से कितना कैपिटलाइज हो और कितना पेनल। तो लोन ज्यादा का होगा, इंटरेस्ट भी ज्यादा पे लगेगा, लेकिन मुझे इंटरेस्ट कितने पे लगाना है क्वेश्चन ये, तो मुझे इंटरेस्ट उतने पे लगाना है जितना एक्सपेंडिचर में क्वालिफाइंग असेट पर करते जाऊंगा।
तो मैंने 2 लाख किए, तो मान लो कुछ भी नहीं होता इसके आगे, तो मैं 2 लाख रुपए इन जनवरी से है, तो जनवरी से मतलब 12 मंथ इंटू रेट जो भी लेते हैं हम, ऐसे ही करते हैं ना। तो ऐसे ही तो हुआ यहाँ पे भी, ध्यान से देखो, ये 2 लाख इंटू 12/12, ये 2.5 लाख। चलो मान लो ये नहीं होते, ये सब कुछ भी नहीं होते, सिर्फ 2.5 लाख खर्च होते, तो बोरिंग कॉस्ट यहां से हुई, लेकिन एक्सपेंसेस तो यहां से हुए, तो कैपिटलाइजेशन यही से होगा ना। तो 2.5 लाख इंटू 9/12 इंटू रेट, ऐसे ही करते हैं ना, इंटरेस्ट ऐसे तो आता है। तो मैंने फॉर्मूला यही लिखा सब जगह, आप देखो, एक्सपेंडिचर आउट ऑफ लोन इंटू पीरियड इंटू रेट, वही तो हो रहा है। बस अंतर इतना सा है कि जहां स्पेसिफिक लोन होगा वहां पे डायरेक्ट रेट लगा दोगे आप 10% तो 10%, और जहां पर जनरल लोन होगा वहां ये रेट नहीं लगाओगे, वेटेड एवरेज रेट लगा दोगे, बस फर्क ही, ये वेटेड एवरेज रेट लगा दी, तो यही तो रेट लगी। जरा ध्यान से देखो आप, ये इंटू ये, और फिर बाद में इकट्ठा एक साथ लगा दी। बार बार यहाँ पे भी चाहते तो कर सकते थे हम, यहाँ पर भी 2 लाख इंटू 12/12 इंटू 12.85, फिर यहाँ पे 9/12 इंटू 12.285, तो डायरेक्ट इंटरेस्ट ही आ जाता, ऐसा भी हो सकता था। और इस पहले वाले 2 लाख में से मैं क्या करता है, 1 लाख रुपए स्पेसिफिक लोन के अलग कर देता। तो मैं चाहता तो ऐसा भी कर सकता था कि इस 2 लाख रुपए में से 1 लाख तो स्पेसिफिक लोन के अलग कर दो, अब बचे कितने, 1 लाख। क्वेश्चन तो आपने लिख ही लिया है। अब बचे 1 लाख, तो 1 लाख पे 12 महीने का 12.285% से इंटरेस्ट, सीधे इंटरेस्ट ही आ जाता है। 2.5 लाख पे 9/12 मंथ का 12.285% से इंटरेस्ट, सीधे इंटरेस्ट ही आ जाता है। 4.5 लाख पे 6 महीने का इंटरेस्ट 12.285, तो स्पेसिफिक लोन पहले वाले में से मान लो, होता ही, और बाकी सब लोन जनरल में से मान लो, तो आप वही तो हो गया, एक्सपेंसेस इनटू पीरियड इनटू रेट, कंसेप्ट वही। लेकिन मैंने जो स्टेप लिखा उससे क्या होगा, इजी हो जाएगा आपके लिए कंसेप्ट, है ना। जब बहुत बार खर्चे स्टेप वाइज किए हुए हो, तो बार बार रेट निकालने से अच्छा है हमने पहले इनटू कर दिया, प्रोडक्ट निकाल लिया, उस प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट अलग कर दिया, दूसरा प्रोडक्ट अलग कर दिया, ये बेस्ट तरीका है। तो कंसेप्चुअली बात कितनी आ गई कि एक्सपेंसेस आउट ऑफ लोन, पीरियड एंड रेट में भी स्पेसिफिक रेट और रेट में भी एवरेज रेट, बस सही मायने में कंसेप्ट इतना सही है, दिमाग में बिठा के। अब उन्होंने 1 एंट्री का बोला था, 1 एंट्री करो, तो ये देखो आप टोटल मिला के 2 लाख, 2.5 लाख, 4.5 लाख, 1.20 है ना। आपने कितने लाख रुपए खर्च करे इसके ऊपर, 10,20,000 तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे खर्च होगा, 10,20,000 तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पर खर्च हो गए, है ना। तो वो भी बिल्डिंग अकाउंट में जाएंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, पैसा खर्च हुआ, तो 10,20,000 तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, प्लस बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज, बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज, 64 और 10 यानी 74,189। तो एक एंट्री का कहा था उन्होंने, इसलिए हमने एक ही एंट्री में दोनों मिक्स करके 10,94,189 पूरे कैपिटलाइज कर दिए। और कैपिटलाइज का मतलब आप समझते हो, इंटरेस्ट असेट की कॉस्ट में इंक्लूड हो गया, तो असेट की कॉस्ट 10-20 और उसमें इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज हो, जबकि इंटरेस्ट लगा ज्यादा होगा। लगा कितना होगा, तो एक्चुअल इंटरेस्ट जो एक्चुअल रियल लाइफ में बैंक वाले, तो बैंक वालों को उससे क्या मतलब कि तुम खर्चा करते हो या नहीं करते हो। ये तो हमारा A16 का कंसेप्ट है कि एक्सपेंडिचर बीइंग इनकर्ड, उस पर हमने इंटरेस्ट निकाला। बैंक वालों ने तो पूरा 1 लाख पर 10% से 10,000 इंटरेस्ट लिया होगा, 5 लाख पर 11% से 55,000 लिया होगा, और 9 लाख पर 13% से 1,17,000 लिया होगा। और ये अगर मंथ वाइज कुछ होता तो मंथ भी करता मैं, इंटू एक्चुअल नहीं करता, यानी ये हो गया 55,000, 117,000 प्लस 10,000, 1,82,000। ये टोटल रियल इंटरेस्ट इतना लगा होगा, लेकिन हमने इसमें से कैपिटलाइज कितना किया, सिर्फ 74,189 इस वर्किंग के हिसाब से कैपिटलाइज किया। बाकी कहां गया, तो बाकी इनका दिया होगा, आप एक बार मना कर दोगे कि नहीं हम बाकी का देंगे नहीं, बाकी दिया होगा, लेकिन बाकी कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये इस खास रूप से ये नहीं सिखाता पीएनओ में कितना है, मेन सिखाता कैपिटलाइज कितना करो, बाकी तो जनरली सब पीएनओ में जाएगी इसी। ठीक, एक क्वेश्चन याद रखेंगे, इसके स्टेप याद रखना,
बस इस एस में इस मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं जहां पे जनरल पर्पस वर्क, इसके अलावा कुछ भी टफ नहीं होता है। चलिए एसएम में सेकंड नंबर क्वेश्चन, पीआरएम लिमिटेड ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक फॉर 50 lakhs। अब सुनना, 50 लाख का लोन लिया, अब एक ही लोन। अब सिंपल क्वेश्चन करवाता हूं जो एग्जाम में भी आते हैं इस तरह के। 50 लाख ऑन 30th अप्रैल इट वाज यूटिलाइज्ड एज अंडर। अब लोन एक और यूटिलाइजेशन इतने सारे। फैक्ट्री शेड पे खर्च किया 50 लाख रुपए, परचेज ऑफ मशीनरी 40 लाख रुपए, वर्किंग कैपिटल 20 लाख और एडवांस और परचेज ऑफ ट्रक 10 लाख। लोन तो 50 का ही था, लोन तो 50 का था, तो उनका कहने का मतलब है कि इट वाज यूटिलाइज्ड एज अंडर। अब आप कहोगे सर 50 लाख रुपए का लोन है, 50 लाख का लोन अमाउंट है और यूटिलाइज इतनी सारी चीजों पे कर दिया, 4 आइटम पे। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री शेड, इस पर कितना खर्च किया? 50 लाख, ये भी लाख में लेक्स में दे रखा है। मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी पे कितना? 40 lakhs। वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा यूज कर लिया, इसमें से थोड़ा पैसा वर्किंग कैपिटल डे टू डे ऑपरेशन एक्सपेंडिचर पे खर्च किया 20 लाख और थोड़ा एडवांस दे दिया, एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक 10। तो सर इतना पैसा था ही नहीं। तो इनका कहने का मतलब है कि इसमें यूटिलाइज किया, मतलब ये पैसा इसमें यूटिलाइज किया है और बाकी पैसा अपना भी तो लगाया होगा। पूरे 50 लाख थोड़ा ना इसमें लगा दिए, थोड़ा अपना पैसा, थोड़ा लोन में से। बट अब इस लोन में से किसमें कितना खर्च किया कहां लिखा है? लिख देते अगर वो किस 50 लाख में से 2 लाख इस पे हुआ, 8 लाख इस पे हुआ, 4 इस पे हुआ, ऐसे, तो फिर हमारे लिए इजी हो जाता। क्या इजी होता कि आउट ऑफ लोन कितना एक्सपेंडिचर हुआ, हम उस पर बोरिंग कॉस्ट निकालते। नहीं दिया है तो आप क्या करो? चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड वाज कंप्लीटेड इन March 17, जबकि लोन लिया था 30 अप्रैल को। लोन लिया था आपने 30 अप्रैल को और शेड का कंप्लीशन हुआ है March 17, मीन सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लिया, तो ये क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं? मशीन वाज इंस्टॉल ऑन द डेट ऑफ एक्वेशन, क्या लिखा हुआ है, पढ़ें आप ढंग से। मशीन वाज इंस्टॉल ऑन द डेट ऑफ एक्वेशन, जिस दिन एक्वायर की उसी दिन इंस्टॉल हो गई, मतलब टाइम कहां लगा? ठीक है, एक्वायर करने से लेके जो गेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज तक अगर सब्सटेंशियल पीरियड लगता है तो क्वालिफाइंग एसेट होती है। मशीन होती है कभी कभी क्वालिफाइंग एसेट, लेकिन हमेशा वहां से जरूरी नहीं। डिलीवरी ऑफ ट्रक वाज नॉट रिसीव्ड, तो आपको लगेगा सर डिलीवरी भी नहीं है इसलिए डिलीवरी में टाइम लगेगा, तो क्या क्वालिफाइंग एसेट हो जाएगी? नहीं, हमेशा मैंने क्या कहा, व्हीकल ऑलवेज नॉन क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग हो ही सकते हैं क्योंकि जिस दिन आप एक्वायर करोगे क्या रेडी टू यूज है कि नहीं हो? क्या ट्रक आपका रेडी टू यूज है या नहीं है? जब भी आप ट्रक खरीदोगे आपने भी एडवांस दिया है, एडवांस में तो कोई एसेट ही कहां क्रिएट हुई? एडवांस तो एक पेमेंट है, डेबिट क्रेडिट एंट्री है सिर्फ। एक्चुअली फिजिकली कोई एसेट है क्या? नहीं है। हो सकता है एडवांस तो रिटर्न हो जाए, मोड ही बदल जाए आपका ट्रक खरीदने का, तो एडवांस को क्वालिफाइंग एसेट कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, और ये भी नहीं कह सकते कि ट्रक क्वालिफाइंग एसेट, तो ट्रक तो रेडी टू यूज होता है, चला के तो लाते हैं कि स्टीयरिंग अलग से देते हैं, टायर ट्यूब अलग से देते हैं वो। तो व्हीकल तो कभी भी क्वालिफाइंग एसेट मत मानना। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक फॉर द ईयर एंडिंग 31st March वाज 18 लाख। शो द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसका अमाउंट दिया था लोन अमाउंट, लेकिन रेट नहीं दी थी। रेट दी होती तो परसेंट लगा के पीरियड लगा के इंटरेस्ट निकाल लेता, लेकिन उन्होंने इस बार इंटरेस्ट ही दे दिया 18 लाख ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमसे पूछा भी ट्रीटमेंट इंटरेस्ट करते, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा है। बट ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहला स्टार्टिंग ही करना है कि एज पर एज 16 क्वालिफाइंग एसेट मींस एसेट व्हिच टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज एंड और सेल। एंड इन द गिवन केस ओनली फैक्ट्री शेड is qualifying asset because it takes substantial period of time to get ready up to 31st March 2017. Plant and machinery installed on the date of acquisition means it is ready to use, and advance and working capital is not qualifying asset, and vehicles are not qualifying asset.
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस इंटरेस्ट को इस रेशो में बांट देंगे। 18 लाख रुपए का इंटरेस्ट निकाल के दे दिया है, तो उसमें से इस पर कितना इंटरेस्ट, इस पर कितना, तो ऐसे क्वेश्चन में बस आपको रेशो अप्लाई करना है और सीधे सीधे काम हो जाएगा आपका। तो ये कितना हो गया आपका 23, ये 120, ठीक है, डिवाइड बाय 120, ये रेशो हो गया ना। तो 18 लाख का 50 बाय 120, 18 लाख रुपए का 50 बाय 120 यानी 7.5 लाख, 7.5 लाख बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। और ये जितनी भी बोरिंग कॉस्ट आएगी, ठीक है, निकालने की जरूरत है क्या है, ये सब नॉन क्वालिफाइंग असेट है, तो इन सब 18 में से 7.5 यहां चले गए, यानी इन सब में आ गए आपकी 10.5 लाख इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज मशीनरी, वर्किंग कैपिटल, एडवांस नॉट क्वालिफाइंग असेट। एग्जाम में भी ऐसे ही प्रेजेंट करना है, सेम ऐसे, पहले क्वालिफाइंग असेट डेफिनेशन लिखी, फिर ये सब लिखना है। तो किस किस टाइप के क्वेश्चन है, ये स्टडी मटेरियल में भी दिया है, रावत सब केस में भी दिया हुआ, सब तरह के क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको। थर्ड नंबर, थर्ड तो होमवर्क रहेगा। फोर्थ भी होमवर्क है, इसमें इतने दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें इतने ही दिए हुए हैं। अब एक काम कर लेते हैं, हम डीएस रावत के क्वेश्चन देख लेते हैं और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के डीएस रावत वाले क्वेश्चन में पेज नंबर 197 पर आए। A16 के जो क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स मार्क रखने में दिए हैं, तो उसमें फर्स्ट और सेकंड तो वो का वही है जो स्टडी मटेरियल में, ठीक है, तो होमवर्क से बच गया आप। लेकिन कहीं भी एक जगह रिपीट तो करना है, मैंने करवाया तो क्या हुआ, आपको रिपीट करना है, क्योंकि क्वेश्चन यही वाले बनते हैं, इससे टफ नहीं आता आईपीसी लेवल पे, आप चाहो तो सजेस्टेड आंसर्स में देख सकते हो। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पहले आप करें, ठीक है, उसके बाद फिर वीडियो देखना, फिर चेक करना कि आपका सही जाता है कि, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह का मैं करवा चुका हूं, वेटेड एवरेज वाला, ये उसी का है। रिपीट इसलिए करवा रहा हूं कि एक बार और कंसेप्ट समझ लो। वेटेड एवरेज के इस तरह के दो हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में एडी सॉफ्टेक्स मेड द फॉलोइंग बोरिंग्स, 15% टर्म लोन इनका 1 अप्रैल 4 को लिया 6 लाख का, और पर्पस क्या है इसका, जनरल पर्पस है, और रिलेटेड एक्सपेंसेस भी है। तो मैंने आपको कहा था बोरिंग कॉस्ट इंक्लूड्स इंटरेस्ट, कमिटमेंट चार्जेस, प्रीमियम ड्यू 5 पॉइंट थे, एंसिलरी कॉस्ट भी इंक्लूड थी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और ये सब, तो ये भी बोरिंग कॉस्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा। रिलेटेड एक्सपेंसेस 14.5% टर्म लोन, ये स्पेसिफिक है, टू एक्वायर प्लांट एंड मशीनरी, 4 लाख रुपए का लोन, ये प्लांट मशीन का ही है, तो पूरा का पूरा प्लांट मशीन पे कैपिटलाइज होगा। और 14% टर्म लोन एक और है जो अक्टूबर में लिया हुआ है, 5 लाख का है, जनरल पर्पस। तो अब इस क्वेश्चन में भी 2 जनरल पर्पस हो गए और 2 स्पेसिफिक लोन हो गए, सॉरी 1 स्पेसिफिक लोन हो गया। 14.5% टर्म लोन, ये स्पेसिफिक हो गया प्लांट एंड मशीनरी पर 4 लाख रुपए का, और जनरल पर्पस में 2 हो गया आपके, एक टर्म लोन हो गया आपका 15% का, 15% टर्म लोन, ये कब का है, 1 जनवरी 4 का, कितने लाख रुपए का, 6 लाख रुपए का, और एक और है 14% टर्म लोन, ये कब का है, 1 अक्टूबर का, 1 अक्टूबर 2004। तो इस बार डेट वाली बात समझ जाओ, सेम क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन में करना है, बस अंतर ये था कि पिछले क्वेश्चन में 5 लाख और 9 लाख का लोन था और डेट कुछ नहीं दी थी, मतलब स्टार्टिंग 1 जनवरी से था, तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगा। अब यहां डेट वाइज है, तो कैसे करेंगे वो बताता। फिर आपको क्वालिफाइंग असेट फॉर बोरिंग आर, क्वालिफाइंग असेट फॉर बोरिंग्स आर फैक्ट्री शेड 1 लाख, प्लांट मशीन 9 लाख, अदर फिक्सेस 1 लाख, 11 लाख रुपए की। Assume that project is ready for commencement commercial production on 1st January 2005.
स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2004 से, और कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए कब तक? 1 जनवरी 2005 से स्टार्ट होगा। और वैसे भी उन्होंने ऊपर लिख दिया क्वालिफाइंग एसेट फॉर बोरिंग्स। बोरिंग्स के लिए क्वालिफाइंग एसेट 3 है, तो तीनों क्वालिफाइंग है। तो ये क्वेश्चन क्वालिफाइंग है या नहीं है वो देखने का नहीं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। ठीक है, हाउ द बोरिंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड। तो एक बार और समझ लो आप अच्छे से। सबसे पहली स्टेप मैंने क्या बताई? वही पहले स्टेप मैंने बताया आपको, एवरेज रेट यानी वेटेड एवरेज रेट, कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है, वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट। कैसे निकालना है? तो ऊपर आप लोन लो, परसेंट लो, और जितने पीरियड का है, जनवरी का है तो पूरे 12 महीने, क्वेश्चन में कैलेंडर ईयर दिख रहा है, ध्यान रखना। दूसरा लोन कितने का है? दूसरा लोन 5 लाख का है, 14% का है। कब का? अक्टूबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का। और होते तो जितने जनरल पर्पस बोरिंग है उनको अपने अपने पीरियड के हिसाब से, तो इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पीरियड आ गया, डिवाइडेड बाय, अब ये बोरिंग 6 लाख का बोरिंग 12 महीने आउटस्टैंडिंग रहा, और 5 लाख का बोरिंग जो है वो 3 महीने आउटस्टैंडिंग रहा। तो जैसा ऊपर वैसा नीचे। तो इंटरेस्ट ऊपर तो वही रूल हो गया, PRT, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और वही वेट नीचे, तो वेटेड एवरेज हो गया। ये वेट होता है इंटू 100, तो ये वेटेड एवरेज आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब अच्छा, इसमें एक और बात रहेगी, इसमें अदर कॉस्ट भी रखी, 50,000 रुपए और 40,000, 90,000 रुपए की कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी 90,000 की, 90,000 की एक्स्ट्रा कॉस्ट। इसमें यहां जोड़ देते हैं हम, प्लस एक्सपेंसेस, 90,000 रुपए के एक्सपेंसेस जो हुए, ये भी बोरिंग कॉस्ट माने जाएंगे। ठीक है, ऑल्सो बोरिंग कॉस्ट इस ईयर के लिए। अच्छा, अब ये हर साल तो होंगे, तो नेक्स्ट ईयर वापस जब रेट निकलेगी तब रेट में ये आएगा, ये नहीं आएगा। अगले साल भी दोनों लोन रहेंगे। अब अगले साल तो पूरे साल भर का आएगा, 12/12, 12/12, 12/12, 12/12। तो ऐसे हर साल कैलकुलेशन करना पड़ता है। हम पहले साल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर की, जब फर्स्ट टाइम असेट कैपिटलाइज हुई। और वैसे भी जरूरत फर्स्ट टाइम की रहेगी, नेक्स्ट ईयर जरूरत क्या? नेक्स्ट ईयर के बाद तो फिर क्या हो जाएगा? पीएनएल में जाएगा ना इंटरेस्ट, तो फिर ये सब करना ही नहीं आपको। पीएनएल में तो जितना ओरिजिनल इंटरेस्ट है सब पीएनएल में जाएगा, तब फिर ये सब नहीं होता है। इसलिए सिर्फ एक साल का झंझट है। तो इस साल की एवरेज रेट आपकी कुछ अलग आएगी। कितने आगे जरा देख लें, हम इसको कैलकुलेट करके देखिए आप कितना हो जाएगा एवरेज। 27.24%, ये एवरेज रेट आ गई आपकी 90,000 जोड़ने के बाद। तो वेट देना समझ गए, स्टेप नंबर 1 समझना आ गई। स्टेप नंबर 2 मैंने क्या समझाई थी आपको? स्टेप नंबर 2 मैंने समझाई थी उस तरीके से करना है ना, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है। स्टेट मेटल में अलग किया, यहाँ अलग किया, हम तो अपने तरीके से करते हैं। स्टेप नंबर 2 में मैंने आपको बताया था एक्सपेंसेस इनटू पीरियड करना है, और इनटू कैपिटलाइजेशन रेट करना है, लेकिन वो आखिरी में करना है। तो एक्सपेंसेस इनटू पीरियड, अब एक्सपेंसेस अपने कितने हैं? एक्सपेंसेस बीइंग इनकर्ड, एक्सपेंसेस हमारे हुए फैक्ट्री शेड पर हुए 1 लाख रुपए, प्लांट एंड मशीनरी पर हुए 9 लाख रुपए, और अदर्स पर हुए 1 लाख रुपए। अब कब हुए डेट ही नहीं दे रखी इन लोगों ने, एक्सपेंडिचर की डेट नहीं दे रखी है। तो एक्सपेंसेस फैक्ट्री पर खर्चा हुआ आपका 1 लाख रुपए का, पीरियड नहीं दिया है तो 12 महीने का। प्लांट एंड मशीनरी पर खर्चा हुआ है 9 लाख रुपए का, 12 महीने का 9 लाख का। उसके बाद अदर असेट्स पर, अदर फिक्स्ड असेट्स पे 1 लाख रुपए खर्च हुए, डेट नहीं दे रखी इसलिए भी 12 महीने। तरीका वही रखो, कुछ महीने होते तो बोल देते। एक्सपेंसेस इनटू पीरियड मैंने बताया था आपको 1 लाख, टोटल मिलाकर हो गए आपके 11 लाख। इन 11 लाख रुपए में से इस प्लांट पे 4 लाख रुपए का स्पेसिफिक लोन है, 4 लाख का। ठीक है, तो 4 लाख रुपए पर 14.5% से ये इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा। तो 4 लाख रुपए पर 14.5% से 58,000 रुपए ये अलग हो जाएंगे आपके। डेट दे रखी है उसमें 1 जुलाई
1 जुलाई को लिया, इसमें डेट दे रखी 1 जुलाई को लिया, तो 1 जुलाई को अगर लिया, अब इसकी डेट अलग हो गई तो फिर हमें यहीं से अलग करना पड़ेगा, यहीं से अलग करना पड़ेगा। हमें क्या अलग करना पड़ेगा कि इस 9 लाख में से 4 लाख का स्पेसिफिक लोन है, बचे 5 लाख का 12/12, 5 लाख, तो 5 और 7 लाख, ये 7 लाख रुपए तो हो गए आउट ऑफ जनरल लोन, इसलिए इसमें आ गए। जनरल लोन में से इतने हुए 7 लाख और 4 लाख रुपए अलग हुए स्पेसिफिक लोन में, ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि डेट अलग है ना। अगर आप यहाँ पे 9 लाख में 12/12 कर दोगे तो यानी पूरे 9 लाख पूरे 12 महीने तक रहे, जबकि 9 लाख में से 4 लाख तो जुलाई, जब लोन ही जुलाई में लिया तो एक्सपेंडिचर भी जुलाई में होगा, इससे पहले कैसे हो सकता है, यहां जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो स्पेसिफिक लोन आप स्टार्टिंग से भी अलग कर सकते हो। पिछला क्वेश्चन जो करवाया उसमें मैंने 2 लाख का पहला खर्चा था जनवरी में और लोन भी स्टार्टिंग में ले लिया था, तो उसमें से 1 लाख पहले हटा दो, आप बाकी 1 लाख से पूरा क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने उसको 2 तरीके से बताया था, ठीक। और मैंने ये भी कहा था आप चाहो तो यहीं पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू कर दो, ये कैपिटलाइजेशन रेट, या फिर इकट्ठी 27.24% यहां लगा दो, प्लस बोरिंग कॉस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन। स्पेसिफिक लोन जो है वो 4 लाख का है, 4 लाख का है 14.5%, और डेट दे रखी जुलाई, तो इस कारण से मुझे इस पे 6 मंथ का लेना पड़ेगा, 6 मंथ ही होंगे ना, बराबर 6 मंथ के, तो कितना हो जाएगा जरा ये देख लेते हैं। 14.5% 4 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, 14.5% डिवाइड बाय 2, 29,000 प्लस इसके एक्सपेंसेस हुए 20,000, देखो एंसिलरी एक्सपेंसेस, तो 49,000, और ये कितना हो गया, ये हो गया 7 लाख रुपए का 27.24%, 1,90,680, 1,90,680। इसमें एक्सपेंसेस इस रेट में ऑटोमेटिक आ गए ना, इस रेट निकालने में एक्सपेंसेस हमने इंक्लूड कर लिए थे, तो एक्सपेंसेस अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे। अब ये टोटल मिलाकर आपका ये कितना हो गया, 2,39,680, ये बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। तो स्टेप नंबर 1 एवरेज रेट निकालना है, एवरेज रेट में एक्सपेंसेस इंक्लूड करना है। सर यही क्यों करना है, डायरेक्ट क्यों नहीं कर देंगे, क्योंकि उस एक्सपेंसेस का भी तो एवरेज होगा जनरल लोन में, यानी उस एक्सपेंसेस में भी कुछ एक्सपेंसेस आपने अदर पर्पस के लिए यूज किए होंगे और कुछ एक्सपेंसेस आपने क्वालिफाइंग एसेट पे यूज किए होंगे, इसलिए आपको हमेशा एक्सपेंसेस यही इंक्लूड करना है, ठीक। रेट आगे, रेट अप्लाई, कंसेप्ट समझ में आया आपको, एक्सपेंसेस इनटू पीरियड इनटू रेट किया वही है मैंने, यहां पर वही किया, एक्सपेंसेस इनटू पीरियड इनटू रेट वही किया। बस स्पेसिफिक लोन में ये होता है कि जो लोन है वो पूरा एक्सपेंडिचर माना जाता है, क्योंकि स्पेसिफिक है ना, सारा खर्चा उसी पे हुआ होगा, इसलिए एक्सपेंडिचर भी है, लोन भी, पूरे 4 लाख का लोन 4 लाख का एक्सपेंडिचर पे खर्च हुआ, ऐसा। तो स्पेसिफिक लोन आप डायरेक्ट लगा दिया करो, आप बाकी को ये इसको हटा के बाकी का क्वेश्चन अपने स्टेप से कर लो, स्टेप में कोई चेंजेस नहीं। चलिए अभी भी समझ में नहीं आया तो और एक चांस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क 5th, Paras Limited is the following borrowings during the period in respect of capital expansion. प्लांट P के लिए 100 लाख का लोन लिया, नो स्पेसिफिक बोरिंग्स। प्लांट Q के लिए 125, बैंक लोन 65 लाख का लिया, स्पेसिफिकली लिया ना, इसी लाइन में लिखा है, मैं इस प्लांट के लिए लिया, तो ये स्पेसिफिक लोन हो गया। प्लांट R 175 लाख का है, लेकिन 9% डिबेंचर्स 125 वर इश्यूड, इसके लिए, तो ये स्पेसिफिक होगा, डिबेंचर स्पेसिफिक लोन होगा। In addition, the specific borrowings stated above, the company had obtained the term loan from 2 bank. Term loan from 2 bank. Apart from the above, इसका मतलब वो स्पेसिफिक थे और ये जनरल पर्पस हो गए, इसमें पर्पस नहीं दिए। 100 लाख एट 10% फ्रॉम कॉर्पोरेशन बैंक और 110 11.5% फ्रॉम स्टेट बैंक टू मीट द कैपिटल एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट। अब ये जनरल पर्पस क्यों, क्योंकि इसमें से कौन सा किस पे कितना खर्च हुआ पता नहीं, तो जनरल पर्पस मानेंगे इसको। और ये भी मोर देन 1 रेट वाला है, एक में 10% रेट है, एक में 11.5%, तो अगेन कैपिटलाइजेशन वाला कंसेप्ट आएगा। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इन ईच ऑफ द अबव प्लांट एज पर एस
16। फिर वही फटाफट सेम टू सेम स्टेप वापस कर लेते हैं। क्या करना है अब आपको करना ये स्पेसिफिक लोन अलग से कर देते हैं, हम स्टार्टिंग से अलग कर लेते हैं या तो, लेकिन इसमें डेट का कोई झंझट नहीं दिख रहा है मुझे कहीं से कहीं तक, डेट का कोई झंझट नहीं। सभी एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी करना चाहें, जैसा करना चाहें आप कर सकते हैं। कितने सारे लोन हुए अपने पास। जनरल पर्पस बोरोइंग की बात करता हूं। पहले तो वेटेड एवरेज रेट निकालता हूं। वेटेड एवरेज रेट कैसे निकालते हैं? दो जनरल लोन है हमारे पास, 100 लैक्स का है 10% वाला, पीरियड कुछ दिया नहीं है इस क्वेश्चन में, और 110 का है 11.5% का। पीरियड दिया होता तो मैं लिखता, पीरियड नहीं दिया मतलब पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट निकाल के रख लेते हैं, है ना। डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज अमाउंट 100 इंटू 12/12 वेट रहेगा क्योंकि पूरा 12 महीने है, और 110 इसमें भी 12/12 रहेगा, ठीक है। तो कितना हो गया, यहाँ पर तो 10 आएगा प्लस यहाँ पर कितना आएगा 110 इंटू 11.5% 12.65, ये हो गया आपका 100 और 110 210। चलिए तो इसकी वेटेड एवरेज रेट आ गई अपनी 10.78%। ये पहली स्टेप तो कम से कम आपको समझ में आएगी होगी, है ना। सेकंड स्टेप जैसा हमने इस क्वेश्चन में किया, सेकंड स्टेप के लिए आप क्या कर सकते हो, एक मैंने आपको मॉडल का क्वेश्चन किया, फिर से रिवाइज करके देखना, कंपेयर करना तो समझ में आएगा। मैं जानता हूं थोड़ा सा पॉइंट टिपिकल है, थोड़ा सा लेट समझ में आता है बच्चों को, इसीलिए मैंने एक साथ दे दिया एक वीडियो में, आप बार बार देखो उसको। तो दूसरी स्टेप में क्या बताया मैंने आपको, एक्सपेंसेस इनटू पीरियड बताया, और आप चाहो तो रेट भी यही इनटू कर सकते हो, आपकी जो इच्छा हो। बाद में करना चाहो तो बाद में इसलिए क्योंकि फटाफट एक साथ ही एक बार में रेट लग जाती है ना, बार बार कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो हम ऐसा करते हैं, नंबर 1 एक्सपेंसेस बीइंग इंकर्ड, एक्सपेंसेस प्लांट पी पर 100 लैक्स का खर्चा हुआ, 100 लाख रुपए का खर्चा हुआ, ठीक है। पीरियड तो कहीं दिया ही नहीं है, दूर दूर तक इन्होंने नहीं दिया ना, तो 100 लैक्स पर पीरियड तो है ही नहीं, तो जब पीरियड नहीं तो फिर डायरेक्ट हम रेट ही लगाते हैं ना, इंटरेस्ट ही आ जाएगा सीधे, बोरोइंग कॉस्ट ही आ जाएगी आपकी, तो सीधे रेट लगा देंगे। तो प्लांट पी पर ऐसा, प्लांट क्यू पर, प्लांट क्यू में दो तरह के लोन है, 125 लाख रुपए में से बैंक लोन है 65 लाख का, ये स्पेसिफिक है। तो प्लांट क्यू में अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया, हम चाहे तो स्पेसिफिक अलग ही कर दे पहले से, तो मैं स्पेसिफिक अलग कर देता हूं। स्पेसिफिक 65 लाख का है, इस पे तो हमें वही रेट लगाना है जो क्वेश्चन में दी होती है, इसमें हम हमारी एवरेज रेट नहीं लगाते। और बाकी बचा हुआ जो है वो जनरल लोन में से, इन्हें टोटल मिला के 125 का खर्च हुआ, उसमें से 65 ये, तो बाकी 60 का खर्चा आपने जनरल लोन में से किया होगा, और जनरल लोन का रेट कितना 10.78%, पीरियड है। क्यू के बाद आर पर चलते हैं, आर में भी ऐसे ही, स्पेसिफिक लोन में 125 लाख रुपए के डिवेंचर इश्यू किए आपने 9% से, डेट नहीं है, डेट होती तो डेट पर आप पीरियड लिखते, और जनरल लोन तो टोटल मिला के खर्चा 175 का, इसका मतलब 50 जनरल में से, तो 10.78%। इस तरीके से कर लोगे आप, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना, 100% आपका बराबर आ जाएगा। तरीका समझ में आया। नंबर 1 कैपिटलाइजेशन, नंबर 2 एक्सपेंसेस इनटू पीरियड इनटू रेट, स्पेसिफिक हो तो स्पेसिफिक, जनरल हो तो जनरल। तो इसका इंपॉर्टेंस समझे, इसका सिर्फ इतना सा काम है कि रेट कौन से लगाना, बस। उसके बाद इस ये लोन और ये लोन सेम हो जाते हैं, बस रेट का फर्क आता है। तो जनरल लोन पे ये कर दो स्पेसिफिक। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट क्यू 125, आउट ऑफ विच एक्सपेंसेस आउट ऑफ लोन, मैंने लिखवाया आपको, एक्सपेंसेस आउट ऑफ लोन 65 एंड 60। ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक। 2 क्वेश्चन इस तरह के हो गए, मतलब डाउट वाले कोई पॉइंट ही नहीं, सारे डाउट वाले क्वेश्चन मैं ही करवा रहा हूं आपको, बस आपको ये करना है, सारे रिवाइज करना है, सबके सब क्वेश्चन ऑन पेपर कॉपी में लिख लिख के देखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको एक बार नोट्स पे भी आना पड़ेगा, बट पहले पढ़ा देता हूं क्वेश्चन। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल 31 मार्च 2008 5 लाख,
5 लाख एक्सपेंडिचर टिल 31 मार्च 2008, 31 मार्च 8 तक का जो एक्सपेंडिचर था वो हो चुका है आपका 5 लाख रुपए। ये एक्सपेंसेस बीइंग इनकर्ड। इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 7-8, ये 7-8 जो ईयर है इसके लिए इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर दिया, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड कर चुके हैं, ये कैपिटलाइज 13% से 26,000 रुपए, यानी असेट 5,26,000 की हो गई यहां तक। अमाउंट बोरोड टिल 31 मार्च 2008 इज 2 लाख, यहां तक का जो लोन है वो 2 लाख रुपए का है। असेट ट्रांसफर फॉर कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग 8-9, अब 8-9 पर आ गया, अप्रैल 8 से लेके मार्च 9 तक। 8-9 में क्या हो रहा है, 8-9 में ये कह रहे हैं कि असेट ट्रांसफर फॉर कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, कैश पेमेंट हुए इनके 75,000, 75,000 के कैश पेमेंट हुए। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव हुआ 350 का, और न्यू बोरिंग 2 लाख के, एक और लोन ले लिया इन्होंने 2 लाख रुपए का न्यू लोन, एक और लोन ले दिया 13%, ये भी 13% वाला, वो भी 13% वाला। वो 13 कैसे, 26,000 अभी तो थे, ये भी 13 वाला। और स्पेसिफिक लोन है सिर्फ असेट के लिए, कहां जनरल लोन दिया, इसी असेट की बात करें, इसी असेट का लोन देना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। अब इसके लिए आप आए नोट्स में पेज नंबर 7.7 पर, एक्सपेंसेस बीइंग इनकर्ड, एक वर्ड बताया था मैंने, कहा था पैराग्राफ पूरा काम का है, एक्सपेंसेस बीइंग इनकर्ड। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड होना चाहिए। एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, तो उस पैराग्राफ में लिखा था एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग असेट इंक्लूड्स ओनली सच एक्सपेंडिचर दैट हैज रिजल्टेड इन पेमेंट ऑफ कैश। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड में 8-9 इस ईयर में एक्सपेंसेस इनकर्ड में कैश पेमेंट आएंगे, एक तो 75,000। फिर क्या लिखा था, असेट ट्रांसफर, तो ये असेट ट्रांसफर की थी आपने, ये भी एक्सपेंसेस है, यानी एक्सचेंज ऑफर हो सकता है। और तीसरा था अदर अजम्पशन ऑफ इंटरेस्ट बेयरिंग लायबिलिटी, अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता तो वो भी लेता। 3 बात ये थी, मैंने कहा था आएगा प्रैक्टिकल, प्लस करेंगे। एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस्ड बाय एनी प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो इसमें से आप, अच्छा हाँ एक और बात, ये एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर के भी तो हम कर चुके हैं। अब ध्यान से देखो, 5 लाख हम पहले भी तो कर चुके हैं एक्सपेंस, 5,26,000, और ये लाइन आगे भी लिखी कि प्रीवियस वाला भी कैपिटलाइज करना है। तो 5,26,000 ओपनिंग बैलेंस है, यानी एक्सपेंसेस अप टू लास्ट ईयर। तो 5,26 ये कर दिए, 1 लाख ये कर दिए, 75 ये कर दिए, टोटल मिला के इस असेट पर हमने 7,01,000 खर्च कर दिए। फिर ये क्या होगा, रिड्यूस, किससे रिड्यूस करना, प्रोग्रेस पेमेंट से। और प्रोग्रेस पेमेंट अपने क्वेश्चन में कितना था, प्रोग्रेस पेमेंट हमारे क्वेश्चन में था 3,50,000, प्रोग्रेस पेमेंट 350। गवर्नमेंट सब्सिडी होती तो वो माइनस करते। तो इस क्वेश्चन के यहां पर आप नोट्स का पेज नंबर लिख लो, फॉर थ्योरी पेज नंबर 7.7 नोट्स, और नोट्स में इस क्वेश्चन का रेफरेंस लिख लो आप, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस रहेगा तो आपको याद करने में इजी रहेगा कि ये पॉइंट यहां है। जैसा बोला वैसा करें हमने, पूरी लाइन काम है, रिड्यूस कर दिया। द एवरेज कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट ड्यूरिंग द पीरियड इंक्लूडिंग बोरिंग कॉस्ट प्रीवियसली कैपिटलाइज, एवरेज कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट, ये कैरिंग अमाउंट इतने पे तो कैरी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग बोरिंग कॉस्ट प्रीवियसली कैपिटलाइज, वो भी ले लेंगे। नेट कितना आया आपका, नेट आया हमारा इसमें 3,51,000, 3,51,000, 3,51,000। अब क्या लिख रहे हैं, इज नॉर्मली अ रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर का सही अप्रोक्सीमेशन है, ये है एक्सपेंडिचर, क्योंकि जितना पैसा मिल गया वो तो रियम्बर्स हो गया ना आपको, मतलब आपकी जेब से तो कितना लगा, 3,51, जो लगा था उसमें से बाकी तो मिल गया आपको। तो ये रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर
टू विच कैपिटलाइजेशन रेट इज अप्लाइड, टू विच कैपिटलाइजेशन रेट इज अप्लाइड, इस पर कैपिटलाइजेशन रेट लगा दो, तो इस पर हम कैपिटलाइजेशन रेट लगाते हैं, इस पर हम कैपिटलाइजेशन रेट लगाते हैं। ये हुआ आपका एक्सपेंडिचर बीइंग इनकर्ड और ये हो गया आपके कैपिटलाइजेशन रेट। ठीक है, पीरियड की कोई बात ही नहीं, पीरियड होता तो इंटू 12/12 कर देता मैं। तो अब रेट चाहिए बस मुझे, रेट कैसे निकाले, कैपिटलाइजेशन रेट। तो क्या आपके पास क्वेश्चन में दो रेट, दो है आपके पास लोन, और दोनों लोन 13% वाले हैं। ठीक है, अब इन्होंने थोड़ा सा अलग एजम्पशन सीखे, इन्होंने ये मान लिया कंपाउंड इंटरेस्ट, इन्होंने क्या किया 4 लाख का लोन है तो कैपिटलाइजेशन रेट निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो स्पेसिफिक लोन है, डायरेक्ट लोन है, सीधा इसी पे खर्च हुआ है। इन्होंने क्या किया कि एवरेज रेट क्यों लगा दी, इन्होंने इस पे मतलब 4 लाख और 26,000 पहले 4,26,000 का लोन मान लिया। कितने का मान लिया, 4,26,000, यानी अभी तक कुछ रिपेमेंट नहीं हुआ, क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। अगर ऐसा करेंगे 4,26 पर इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो आपको इसका नीचे का सॉल्यूशन कट कर देना है, आपको सीधे सीधे 13% रेट लगा देना, बिकॉज लोन इज स्पेसिफिक लोन। जनरल लोन होते 2-3 तो मैं बराबर एवरेज रेट निकालता, और उसमें भी अगर सबकी एक जैसी रेट होती तो मैं क्यों कैपिटलाइजेशन रेट निकालता। मैंने आपको लिखवाया है जनरल पर्पस लोन में भी 2 पॉइंट लिखवाए हैं, सिंगल रेट लोन, एक ही रेट के अगर जनरल पर्पस लोन है तो आपको कुछ कैपिटलाइजेशन नहीं लिखवाया मैंने आपको, और अगर मोर देन वन है डिफरेंट रेट वाले तो मैंने कैपिटलाइजेशन का कंसेप्ट लिखा है। ठीक है, तो जनरल पर्पस लोन भी माने अगर इसको तो भी सेम रेट का, इसलिए रेट तो एक ही लगेगी ना। तो ये आपका बोरोइंग कॉस्ट है, ये सुधार लेना लास्ट में मुझे खास समझाना था, वो पैराग्राफ के उस पैराग्राफ में जो बात लिखी थी एग्जैक्टली वो फॉलो हुई। आप देख लो इसमें सारी बात कंप्लीट है अपनी, और सारे क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिए, आपका काम है बस इन्हीं को रिवाइज करते चले जाओ। ठीक है, बस इसके आगे कुछ भी नहीं करना है, इसके आगे कोई क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ध्यान रखें, कुछ भी करने की कोशिश मत करना, सब सीए फाइनल लेवल में। तो यहां पर हमारा अकाउंट्स कंप्लीट होता है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कंप्लीट है। अब आप रिवीजन करें, और जिस दिन सबके रिवीजन कंप्लीट हो जाए मुझे बताएं, टेस्ट दे देंगे। और मैं कहता हूं कि टेस्ट आप खुद करें, मॉक टेस्ट पेपर डाउनलोड करो, खुद टेस्ट दो, कम से कम 3 टेस्ट आपको सेल्फ खुद ही देना है, खुद ही चेक करना है, उसका आंसर शीट भी वहां है, मॉक टेस्ट पेपर की सीरीज है और उसके नीचे उसका आंसर शीट भी दे रखी है, कंप्लीट करो। मैंने कहा सिंगल एंट्री का सिर्फ एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाला पार्ट बचा हुआ, कि कुछ भी नहीं बचा अपना अकाउंट्स में, और इनकम टैक्स में भी कुछ भी नहीं बचा। ये 2 सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से खुद, जो सिंसियर बच्चे हैं खुद करेंगे। ठीक है, आप बोलोगे तो मैं टेस्ट लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि मैं टेस्ट लूंगा तो भी लेना तो ऑनलाइन ही होंगे, इससे अच्छा आप खुद अपनी ईमानदारी दिखाएं, खुद टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर डाउनलोड करें और कंप्लीट करें, अपना शेड्यूल बनाएं। अब वक्त आ गया है कि आप अपना शेड्यूल बनाएं, कब कितना कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब हम करेंगे स्टार्ट एडवांस अकाउंट। ठीक है, थैंक यू सो मच।